हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ट्रैकर के एपिसोड 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था रियल ट्रैकर बच्चों को लेकर जाता है और ईबो को स्टैप कर देता है। पर जान फिर से एक बार अपने दिल का खून पिलाकर ईबो को जिंदा कर देता है, जिससे वो दोनों सोलमेट बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे। शाहजहां ने सोंगलान से कहा, हमें मिल के अंदर जाने के लिए सिंचन की ज़रूरत होगी। चिंता मत करो, मैं उसे सेफ रखूँगा। सोंगला ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। ईबो कंफ्यूज होकर बोला, सिंचन की पावर असल में क्या है? उसने तो कहा था कि वो बस पंछियों की तरह गा सकता है। जहान ने कहा, हाँ वो भी है, पर वो हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जहान ने ईबो के हाथ में एयरबड थमाते हुए कहा, जब हम वहाँ पहुँचे तो इसे पहनना मत भूलना, वरना एक हफ्ते के लिए तुम्हारे कान काम नहीं करेंगे। एक हफ्ते के लिए? शुयांग ने कहा, मरते दम तक। या फिर हो सकता है तुम सही हो, क्योंकि इस बेवकूफ़ के अंदर अब तुम्हारा खून है, वरना तो ये सच में मर जाता। ईबो का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो शुयांग को चढ़ाते हुए बोला, वाह, अगर मैं मरता तो तुम मेरे लिए कितना रोते। शुयांग ने ईबो को नाइफ फेंक कर मारा, पर ईबो जान के पीछे छुप गया। ईबो ने कहा, जान को सच बताओ, सिंचन की पावर्स क्या है? और अगर वो इतना पावरफुल है, फिर वो अपनी पावर्स के बारे में किसी को बताना क्यों नहीं चाहता? जान ने कहा, बस वो अपने वंश को लेकर बहुत सेंसिटिव है। तुम्हें पता है ना, वो नेफिलियम है। उसके फादर सेराफिम के लीडर थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर। एक दिन जब वो ह्यूमन रेल में आए, उन्हें यहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया। ऑब्वियसली वो सिंचन की मदर थी, पर जब वो प्रेग्नेंट हुई, सिंचन के पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए, क्योंकि उसके पिता उसे रखना नहीं चाहते थे और उसकी माँ इसके खिलाफ थी, क्योंकि नेफिलियम पैदा होते वक्त अपनी माँ का पेट चिरकर बाहर आते हैं और जाहिर सी बात है, कोई ह्यूमन इसे सह नहीं सकता। ईबो ने कहा, अच्छा, इसलिए वो अपनी पावर से नफरत करता है। पर उसकी पावर्स है क्या असल में? साउंड वेव्स? जहान ने कहा, तुम कह सकते हो, ज़रा सोच कर देखो। बिल्कुल राइट फ्रिक्वेंसीज के साथ तुम दूर से ही कांच को तोड़ सकते हो या फिर पानी उबाल सकते हो। सिंचन ये कर सकता है, यहाँ तक कि सामने वाले के अंजर पंजर भी ढीले कर सकता है, वो भी बिना उसे पता चले। ईबो तो सोच कर ही डर गया। उसने कहा, ये तो बहुत कूल है। तभी शुयांग उसके जले पर नमक छिड़कता हुआ बोला, तुमने अभी कुछ देखा कहाँ है? देखोगे तब पता चलेगा। ईबो ने कहा, बच्चों के बारे में क्या? उनके पास तो एयरबड्स नहीं होंगे, क्या उन पर इस चीज़ का असर नहीं होगा? तो जहान ने कहा, फे के पास फोर्स फील्ड है जो सिंचन की ब्लास्ट से उसे बचा सकता है, पर मुझे नहीं लगता सिंचन किसी भी हालत में बच्चों को चोट पहुंचने देगा। जहान अपने पॉकेट में कुछ अलग अलग तरह के कर्व प्लेट रखते हुए बोला। ईबो ने कहा, तुम सब इतने शांत कैसे रह सकते हो? तो शुयांग ने कहा, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम ऐसे मिशन पर जा रहे हैं, पर मानना पड़ेगा, ये एक जीनियस प्लान है। पर ईबो, तुम्हें अगर मौत से डर लग रहा है तो तुम पीछे रह सकते हो। हे! ईबो चिल्लाया। तभी जहान ने कहा, चलो बच्चों, लेट्स डू इट। और बाबाई, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए इतनी मुसीबतें ला रहा हूँ। काश मैं कोई आम इंसान होता। तो ईबो ने उसे किस करते हुए कहा, हे, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ऐसे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और तुम्हारे ऐसे होने की वजह से तो हमारे बच्चे हैं, वो भी इतने प्यारे। ज़रा सोचो तो, अगर तुम नॉर्मल होते तो क्या हमें इतने प्यारे बच्चे होते? और मैं सोंगलान, सिंचन और शुयांग से कैसे मिलता? और ख़ासकर मेरी सिल्वर आइड प्रिंसेस। ईबो ने जहान को एक पैशनेट किस किया, जहाँ बैकग्राउंड में शुयांग के उल्टी का म्यूजिक बज रहा था। सीन शिफ्ट होता है। सभी मिल से एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंच चुके थे। सिंचन अपनी इको लोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, ये जानने के लिए कि अंदर कितने लोग हैं। सिंचन ने कहा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम आसानी से उन्हें मात दे सकते हैं। और बुरी खबर यह है कि बच्चे अंडरग्राउंड में बने लैब में हैं, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। सभी लोग समझ गए, बस ईबो कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखने लगा। जहान ने कहा, उस लैब में पहले हमें रखा गया था,
वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे जो अब हमारे बच्चों पर होने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। शाहजहान ने अपने काले दो छड़ी जैसे हथियार निकालते हुए कहा, बाओ भाई, तुम शुयांग के साथ जाओ, मैं सोंगलान के साथ जाता हूँ। सिंचन बाहर रहकर हमें गाइड करता रहेगा। सिंचन, अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढो। सोंगलान बिजली की तेजी से अंदर पहुंच गया। शुयांग, जहान ने पुकारा। शुयांग ने कहा, मुझे पता है, जाओ। शाहजहान भी बिल्कुल सोंगलान की तरह ही अंदर चला गया। सिंचन उन्हें गाइड करता हुआ बोला, हमें बैकडोर से अंदर जाना है, अपने 6 डिग्री की तरफ देखो। इबो और शुयांग इस अनजान बिल्डिंग में जा रहे थे। शुयांग इबो को गाइड कर रहा था। वो जल्दी जल्दी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर इतनी जल्दी भी नहीं कि वो उसे फॉलो न कर सके। वो बहुत अलर्ट दिख रहा था, रास्ते में आते हुए कुछ सोल्जर्स को काट रहा था और जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड के लैब में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। शुयांग ने मरे हुए सोल्जर की छाती से अपना चाकू निकालते हुए कहा, ये जगह मुझे हमेशा डराती रहती है। मैं तो चाहता हूँ इसे एक बार चला दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। तब ईवो ने अपने पॉकेट से एक छोटा बम निकालते हुए कहा, फिर इंतज़ार किसका कर रहे हो? मैंने इसे चुपके से अपने पॉकेट में रख लिया था जब जान का नहीं देख रहे थे। चलो तांडव मचाते हैं। शुयांग ने कहा, जान की नज़र से कुछ नहीं बच सकता। चलो, उसने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब वो सपोर्ट में है। चलो तांडव मचाते हैं। वो दोनों एक बहुत बड़े मेटल डोर के पास आ पहुंचे जिस पर 2 बायोमेट्रिक लॉक्स लगे हुए थे। शुयांग ने आसपास देखा। पास में पड़े एक सोल्जर को उसने स्टैप किया, उसे ऊपर उठाया और ईबो की तरफ देखकर चिल्लाया, चलो मेरी मदद करो, मुझे इसकी आंखें और हाथ चाहिए। वो दोनों पूरा जोर लगाकर उस डेड बॉडी को उठाने लगे। आश्चर्य से ईबो को ये काफ़ी हल्की लग रही थी और शुयांग भी उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहा था, जैसे वो उससे इम्प्रेस हो चुका हो। ये खुल गया, ईबो ने कहा। चलो हम जानगा और सिंचन को बताते हैं कि हमने दरवाज़ा खोल दिया। शुयांग ने कहा, वो पहुंच चुके हैं। उसने ईबो को अंदर धक्का दे दिया और अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी भागो, बच्चों को ढूंढो। मैं जानगा और सोंगलान के पहुंचने तक उन्हें यहाँ रोक कर रखता हूँ। शुयांग चिल्लाया। ईबो हामी सिर हिलाकर अंदर चला गया। ईबो सही दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे अपनी रीढ़ में कुछ सेंसेशन महसूस हुआ, पर उसे अनदेखा करके उसने अपना पूरा फोकस अपने बच्चों को ढूंढने में लगाया। चलते वक्त ईबो यही सोच रहा था, जब बच्चे वापस मिल जाएंगे तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएगा। अब उसे अपनी बचकानी हरकतें छोड़नी पड़ेगी। वो 3 बच्चों का पिता जो है, उसके दिल में गर्व और डर एक साथ चल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पिता भी बनना चाहता है, जैसे कि उसके बड़े भाई ने। हाँ, उसे बच्चे पसंद तो है, पर अभी उसकी ये सब सोचने की उम्र ही कहाँ थी। ईवो का दिमाग अलग दिशा में दौड़ रहा था और उसके पैर शायद उसके दिमाग को ओवरटेक करके उसे एक लॉन्ग कॉरिडोर के आखिरी छोर तक पहुंचा चुके थे। वहां पर आमने सामने 2 दरवाजे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, उसे अंदर से चीखने की आवाज़ आई। उसने तुरंत दरवाजे पर किक मारी। आश्चर्य से वो दरवाज़ा एक ही झटके में खुल गया। ईवो भागते हुए अंदर गया। बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपने बेबीज़ के पास पहुंच गया। अपने बेबीज़ के पास जिन्हें अंदर लॉक करके रखा गया था। थैंकफुली वो सभी एक साथ थे, फ्लोट करते हुए एक ट्रांसपेरेंट बबल में, जो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और फेई उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। बस कोशिश ही, क्योंकि बच्चे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओह, तुम तो यहाँ पहुँच भी गए। लगता है तुम बहुत फास्ट हो चुके हो। जिसने ईबो को स्टैप किया था, रियल ट्रैकर पीछे से निकलते हुए बोला। शायद वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो किसी तरह के पैनल के सामने खड़ा हुआ और अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए बोला, तुम्हें पता है ये क्या है? उसने ईबो को एक टेस्ट ट्यूब दिखाई जिसमें खून जैसा कुछ था, चमकदार, जैसे उसके अंदर जिंदा सिल्वर वेन्स घूम रही हो। ट्रैकर ने कहा, यह शाहजहान का ब्लड है। तुम्हें पता है ये इंसान पर क्या असर करता है? ऑफ कोर्स, तुम्हें पता ही होगा, तुम ही तो इसका जीता जागता सबूत हो। उसने शक्ल किया। ईबो कुछ नहीं बोला, बस उसने अपने एयरबड्स एक्टिवेट कर दिए, जिससे सिंचन को मैसेज मिल गया। इधर ट्रैकर उस ब्लड के बारे में कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। तब तक ईबो ने फेई को इशारा किया, जो तुरंत समझ भी गई और दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। इधर रियल ट्रैकर बड़बड़ाया जा रहा था, क्या शाहजहां ने तुम्हें ये बताया है कि उसका ब्लड तुम्हें सुपर स्ट्रेन देता है? थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ज़रा सोच कर तो देखो। तुम्हें पता है मैंने भी इसे ट्राई किया था,
पहली बार मैं पूरे दिन तक सुपर ह्यूमन बनकर रहा था, पर तुम्हें ये रेगुलर लेना पड़ता है वरना तुम्हारा दिल फट जाएगा। हम उनसे अलग जो है, रियल ट्रैकर बड़बड़ाया जा रहा था। तभी उसने ईवो के आंखों के भाव बदलते हुए देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सॉन्गलैंड वहां पहुंच चुका था। रियल ट्रैकर ने कहा, ओह तो तुम हो डेमन बास्टर्ड, लगता है तुम इस बारे में भूल चुके हो। ट्रैकर ने तुरंत अपने पास का एक बटन दबाया, जिससे सॉन्गलैंड एक पल के लिए स्टैचू बन गया। पर अगले ही पल रियल ट्रैकर ने एक और बटन दबाया। सॉन्गलैंड ने होश में आते हुए कहा, शिट, इसने तो प्रिजन खोल दिया। सॉन्गलैंड, जो कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता था, अचानक से पैनिक करने लगा। साफ पता चल रहा था बहुत बुरा होने वाला है। सिंचेन, तुरंत, उसने प्रिजन्स खोल दिए हैं। अंदर आते हुए शाहजहां चिल्लाया। ऐसा लग रहा था ट्रैकर ने जो सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था, जहान उसे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने ऊपर बच्चों की तरफ देखा। उसने कहा, शिट, उसने बच्चों को एक्सट्रैक्शन चैम्बर में रखा है। ईबो, शिट, वहां से हट जाओ, अभी ये चैम्बर। उसे देर हो गई। सिंचन की साउंड वेव्स वहां पर ब्लास्ट कर चुकी थी। आसपास का सब कुछ तहस नहस हो चुका था, बच्चों का चैम्बर भी। कुछ चीज़ें एक के बाद एक हो रही थी। जैसे कि सबसे पहले वो प्रिजन ओपन हुआ, जिससे कुछ अमानवीय मॉन्स्टर्स बाहर निकले। पहली नज़र में तो वो इंसानों की ही तरह दिख रहे थे, पर पास से देखने पर उनके अमानवीय फीचर्स दिखने लगे थे। जैसे ही प्रिजन के दरवाजे खुले, वो तुरंत बाहर की तरफ दौड़े। दूसरी बात, शाहजहां को ये पता चल गया था, ये सब के सब इनोसेंट नहीं है, इनमें से कुछ बुरे भी हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अपने ही लोगों को खाने लगे थे। शाहजहां की पलक झपकते ही उसने देखा उन मॉन्स्टर की नज़रें उनके बच्चों पर है, पर उनके बच्चों तक पहुंचने से पहले ही वो दो भागों में कटकर बिखर चुके थे ईबो के द्वारा, जिसके हाथ में एक बहुत लंबी तलवार थी। जहान बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। उसने ईबो को इस तरह से नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईबो बदल चुका है, उसकी आंखें बदल चुकी है। वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खून में नहा चुका था। ईबो की आंखें लाल रंग में ग्लो कर रही थी। जो भी उनमें देखता वो उनमें खो जाता। शाहजहां भी ईबो की आंखों में देखकर कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। इससे पहले कि वो उनमें खो जाए, उसे सॉन्गलैंड की आवाज़ आई, शाहजहां, उस कमीने ने ईबो में मॉडिफाइड ब्लड इंजेक्ट कर दिया है। पर अब देर हो चुकी थी। शाहजहां का ब्लड सुपर ह्यूमन तो बना सकता था, पर इसकी आदत पड़ जाती थी। अगर कोई इसे बार बार इंजेक्ट न करे तो उसके अंदरूनी अंग सारे एक्सप्लोड हो जाते थे। शाहजहां को इसका अनुभव था। जहान ने हर तरफ देखा ट्रैकर को ढूंढने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे समझ आ गया ये सब कुछ एक सेटअप था। पर अगर ये सेटअप था तो इसका अंत क्या होगा? पर अभी जहान को इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसके पास बाकी बहुत कुछ करने को था। ईबो चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, जहान की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो उसे नज़रें मिलाना चाहता हो, और बिना देखे अपनी तलवार चलाए जा रहा था, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को काटते हुए। जहान ने कहा, सॉन्गलैंड, इन भागने वालों को देखो, शुयांग को अपने साथ लो और सिंचन को जल्दी से जल्दी यहाँ बुलाओ, बच्चों को उसकी ज़रूरत है। सॉन्गलैंड तुरंत वहाँ से चला गया, भागते हुए प्रिजनर्स को ढूंढने के लिए। शाहजहां धीरे धीरे ईबो की तरफ बढ़ने लगा। बिना उसे अलर्ट किए उसने ईबो के पीछे देखा। फेई ने अभी भी बच्चों को अपने शील्ड में कवर करके रखा हुआ था। चलो, कम से कम उसकी एक चिंता तो मिट गई। जहान अब प्यार से ईबो को पुकारने लगा, ईबो, बाबाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मैं हूँ, शाहजहां, तुम्हारा जहान का। वो इंच बाय इंच आगे बढ़ते हुए बोला, हे बाबाई, सब कुछ ठीक है, सब खत्म हो चुका है, बच्चे बिल्कुल सेफ है, और हमें अब घर जाना है, बहुत सारा प्यार करना है। उसने देखा ईबो की आंखों में कुछ तो बदल रहा है, जैसे उसकी आंखें फ्लिकर कर रही थी, उनका ग्लो कम होने लगा। जहान ने कहा, बाओ भाई, तुम ठीक हो जाओगे, हम सब ठीक हो जाएंगे, अगर हम दोनों साथ हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना? वो ईबो की तरफ और आगे बढ़ता हुआ बोला, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हॉट एलियन किंग स्लैश हीलर स्लैश सोलमेट हूँ ना। तुमने कहा था ना तुम एक फैनफिक राइटर बनना चाहते हो। तुम्हारी मुझे लेकर जितनी भी इमेजिनेशंस है, वो सब कुछ अपने बुक में लिखना चाहते हो। तुम जितना चाहे लिख सकते हो बाबाई। प्लीज़ बस मेरे पास वापस आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।
जान की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे ईबो के बिना अपना फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा था। ईबो को जिंदा रखने के लिए उसने हेल तक का दरवाज़ा खटखटाया, पर अभी जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। पर थैंकफुली ईबो की आंखों का कलर धीरे धीरे पहले जैसा हो गया। वो चलकर आगे आने लगा। उसके चेहरे पर उसकी पहली वाली मुस्कुराहट भी वापस आ गई। वो जान के पास आते हुए बोला, तुम सच में मुझे वो सब करने दोगे और उसके बारे में लिखने भी दोगे? ईबो जान के पास बैठते हुए बोला, जो पहले ही अपने घुटनों पर था। जहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस इतनी ही बात समझ आई? रोते हुए जहान ने ईबो को खींचकर गले से लगा लिया। ईबो के बाहों में आने से आखिरकार उसने राहत की सांस ली। से अलग होते हुए ईबो कहता है, चलो घर चलते हैं, पहले मुझसे ये सब खून हटा दो। अब जाकर मुझे पता चला किलर्स कैसे दिखते हैं। ये लुक तो मुझे बहुत पसंद आया, पर मैं पूरी तरह से खून में नहा चुका हूँ। ये बदबू कितनी घटिया है। देखो, मेरा एक और $500 का शर्ट खराब हो गया। लगता है अब काफ़ी सारे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। जान ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए बोला, तुम अभी अभी होश में आए हो और फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। पर चलो, तुम्हारी ये बकबकी तो मुझे बहुत पसंद है। उसने ईबो को फिर से एक बार बाहों में खींच लिया, उसे किस किया, बावजूद इसके कि ईबो पूरी तरह से खून में नहा चुका था। जान ने कहा, चलो बच्चों को लेते हैं और घर चलते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें नहलाऊंगा, फिर तुम जितने चाहे उतने एक्सपेंसिव शर्ट्स खरीद सकते हो। ईबो ने दांत दिखाते हुए कहा, यस डैडी, क्या अब आप मेरे शुगर डैडी बनना चाहते हैं? तुम्हारे लिए कुछ भी बाबाई, क्या ये भी तुम्हारे फैनफिक का एक प्लॉट है? कहते हुए जान ने ईबो के पीछे देखा। अभी अभी वहाँ पर भई और बच्चे थे, पर अभी वो जगह खाली थी। पैनिक होकर जान ने ईबो का हाथ पकड़ा और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? अब जान पूरे लैब में बच्चों को ढूंढने लगा। ईबो आश्चर्य से उसे ही देख रहा था। उसने कहा, जान का क्या मतलब है आपका? बच्चे यहीं तो है। जान ने कहा, वो वहाँ नहीं है ईबो, देखो तो ये जगह खाली है। अभी अभी यहीं पर थे, पर एक पल में ही गायब हो गए। चलो हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जान ईबो के पास से आगे चलने लगा, पर उसके एक दो कदम चलते ही ईबो ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, जान का पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, ज़रा यहाँ देखो, बच्चे यहीं पर है। बस आपको शांत रहकर फोकस करने की ज़रूरत है। ईबो ने उस खाली जगह में हाथ डाला तो उसका हाथ ग्लिच करने लगा। ईबो ने कहा, देखो हमारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं। अब उनका शील्ड बस इनविजिबल नहीं है, वो डायमेंशन के बीच में सफ़र कर सकते हैं, जिसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन पता किए बिना कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। जहान का मुंह खुला का खुला रह गया और ईबो अपने बच्चों को उस शील्ड से बाहर निकालने में लग गया। उसने कहा, बच्चों चलो बाहर आ जाओ, बैड गाइज के वापस आने से पहले हमें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। उसने शिन्यू और इन्यू को बाहर खींच लिया। फेई खुद से बाहर आ गई। ईबो शिन्यू को गले लगाकर उसे शांत करने लगा। दूसरे हाथ से उसने फेई को भी हक किया था। इधर यिंग्यू जान से लिपट गई। उसके गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। वो जान के गले लगते हुए बोली, मुझे पता था पापा जान, आप हमें बचाने ज़रूर आओगे। जान ने उसके आंसू पोंछकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेबी, पापा जान तुम्हारे बिना रह सकते हैं? फिर वो ईबो की तरफ मुड़कर बोला, चलो हमें जल्दी निकलना होगा, कुछ ही समय में ये बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह जाएगी। और हाँ, अगली बार एक्सप्लोजिव लेने से पहले मुझसे पूछ लेना, या फिर खुद ही उनके बारे में अच्छे से पता कर लेना। चलो अब जल्दी चलो। अब वो दोनों जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द दोनों बच्चों और फेई को लेकर वहाँ से निकले, डेड बॉडीज़ और खून के कीचड़ से रास्ता निकालते हुए। अचानक से ईबो रुक गया। उसने शिन्यू को जान की गोद में देते हुए कहा, जान का पहले आप बच्चों को लेकर बाहर जाओ। तुरंत वो नीचे पड़ी डेड बॉडी से कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। जान ने कहा, ये सब क्या चल रहा है ईबो, तुम मुझे डरा रहे हो। जान ने दोनों बच्चों और फेई को ठीक से पकड़ लिया। तब तक ईबो फ्लोर से कुछ उठाकर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। उसने कहा, मैंने फिर से उन क्रीचर्स की आवाज़ सुनी और इस बार की टोली पहले से ज़्यादा एडवांस है। ईबो ने कहा, चलो जानका आप जल्दी जाओ और मेरे लिए पैकअप लेकर आओ, हम बाद में आर्ग्यू करेंगे। फिर वो जान को आंख मारते हुए बोला, प्रॉबेबली नेकेड। ईबो को इस पोजीशन में देखकर ही जान को हॉट फील होने लगा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि वो लड़ाई के बीच में थे, वो भी मॉन्स्टर्स के साथ।
वरना वो इस मौके को अपने हाथ से कभी नहीं जाने देता। अब वो इस कंडीशन में खुद को संभाले या बच्चों को। पर फेई ने उसका शर्ट खींचा, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया और कहा, पापा जान चलो जल्दी चलते हैं, और पापा वो की चिंता मत करो, वो हैंडल कर सकते हैं। जहान ने गहरी सांस ली, एक बार ईवो को चेक किया, फिर खुद को, फिर बच्चों के साथ जितना फास्ट हो सके उतना वो बाहर की तरफ दौड़ने लगा। गेट क्रॉस करने से पहले उसने एक नज़र ईवो की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे, कुछ भी नहीं, न जिज्ञासा न चिंता। वो बस वहाँ खड़ा था अपने कटाना को लिए। अचानक से जहान के दिल में एक डर बैठ गया। क्या ये वही ईवो है जिसे वो जानता है? सोंगला ने उसे कहा था ईवो में उसका खून है, पर अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसे पहले अपने बच्चों को सेव करना होगा। जहान तुरंत बाहर भागा। बाहर सोंगलान और सिंगचेन उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने तुरंत बच्चों को सिंगचेन के हवाले किया और सोंगलान से पूछा, शुयांग कहाँ पर है? तुम दोनों की अंदर ज़रूरत है। ईवो अकेला मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा है, तुरंत उसकी हेल्प के लिए जाओ। ईवो अकेला मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है? सोंगलान ने पूछा। जहान को पता था सोंगलान कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता, जो होता है मुंह पर बोल देता है, और ये भी समझ आ रहा था कि सोंगलान को ईवो की काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा है। पर अभी ना तो उसे समझाने का वक्त था, ना ही डांटने का। उसने सोंगलान का मुंह घुमाकर गेट की तरफ किया, जहाँ पर ईवो पूरा खून में लथपथ 2 कटानास के साथ खड़ा था। आश्चर्य से उससे ज़्यादा वो कटाना साफ दिख रहे थे। अगले ही पल ईवो जंप लगाकर उनके पास आ गया और हमेशा की तरह दांत दिखाते हुए बोला, देखा जानका, मैंने अकेले सबको धूल चटा दी। फिर अपने चेहरे को पोंछते हुए बोला, मानता हूँ इस खून के साथ मैं बहुत ही गंदा दिख रहा हूँगा। फिर उसने अपने डैमेज हो चुके कपड़ों की तरफ देखा और पूछा, किसी के पास और कपड़े मिलेंगे? ये तो पता नहीं कितनी दफ़ा खून में भीग चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब ये कभी ठीक भी होंगे। जहान की आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर गर्व था। पर अगले ही पल जो ईवो ने किया, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उसके हाथों के कटानास पिघलकर उसके बॉडी में ही समा गए। जहान पैनिक करता हुआ बोला, क्या? ये सब क्या था? क्या हुआ ईवो? तुमने ये सब कैसे किया? ईवो ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, क्या ये तो मैंने अभी अभी सीखा। जब मैं वहाँ मॉन्स्टर्स को मार रहा था और मेरे हाथ में एक ही ब्लेड था और मैं बहुत बुरी तरह से अपने दूसरे हाथ में भी ब्लेड चाहता था। मैंने बस ध्यान लगाया और अपने हाथ से ये लिक्विड फ्लो होता हुआ पाया, जिससे ये ब्लेड बन गया। ये बहुत आसान है जहान, बस आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ईवो ने फिर से एक बार अपने हाथों से सिल्वर लिक्विड निकाल कर दिखाया। क्या ये नैनोबोट्स है? जहान ने पास जाकर देखते हुए कहा। वो लिक्विड किसी जिंदा चीज़ की तरह फ्लो हो रहा था, अपने आप शेप ले रहा था, जिससे जहान के अंदर का साइंटिस्ट जग गया। अब वो नैनोबोट के मैकेनिज्म के बारे में और भी जानना चाहता था, पर उस साइंटिस्ट पर तुरंत ही एक पिता और लवर ने विजय पा ली। उसने कहा, चलो घर चलते हैं, तो उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। उसने जीप के ट्रंक से एक एक्स्ट्रा शर्ट निकाल कर ईवो को पहनने के लिए दिया। ईवो ने भी तुरंत अपना शर्ट निकाला और अपने बॉडी से खून साफ करने लगा। वो साफ कर ही रहा था, तभी उन्होंने जानी पहचानी सीटी की आवाज़ सुनी। शुयांग किसी को घसीट कर लेकर आ रहा था। आते ही वो चिल्लाया, ए ईवो, मैंने सुना तुमने अंदर उधम मचा के रखा था। उसने अपने खंजर को पैंट पर पोंछते हुए कहा, कितनी बुरी बात है, मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं था। खैर छोड़ो, मुझे ये रास्ते में मिला। उसने जहान से पूछा, क्या ये ज़रूरी है? पर इससे पहले कि जहान को ये जवाब दे, वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जब उसकी आंख खुली, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां पर वो अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रह रहा था। वो एक खुशहाल परिवार था। जहान कॉलेज में जा रहा था और अपने कॉलेज के एक बहुत ही खास लड़के पर उसकी हमेशा नज़र रहती थी। एक दिन जब छत पर वो लड़का सिगरेट पी रहा था, जहान भी उसके पास जाकर बैठ गया। उस लड़के ने जहान को भी सिगरेट ऑफर की। शाहजहान। जहान ने अपना नाम बताया तो उस लड़के ने भी अपना नाम बताया, वांगीबो। सीन फिर से एक बार शिफ्ट हुआ। जहान बेड पर लेटा हुआ था और ईबो उसके ऊपर था, जिसने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भर के रखा था। उसके ऊपर से ईबो हट गया। फिर उसने जहान के बिल्कुल करीब जाकर उसके आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम हमारे इतने बड़े दिन के लिए तैयार हो? कैसा दिन? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, आज हमारी शादी होने वाली है। ईबो वहाँ से चला गया।
जहान फटाफट से तैयार हो गया। जब वो अपने पिता के हाथों में हाथ डाले वेडिंग वेन्यू की तरफ जा रहा था, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि सामने ईबो उसका इंतज़ार कर रहा था। ईबो ने उसके पास आते हुए उसका हाथ हाथ में लिया। दोनों की शादी हो रही थी। प्रिंस ने ईबो से पूछा, क्या तुम शाहजहां को अपना लॉफुली वेडेड हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो? आई डू, ईबो ने जवाब दिया। फिर उसने जहान से पूछा, क्या तुम मिस्टर वांग ईबो को अपना लॉफुली वेडेड हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो? तभी पीछे से किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई, पापा जहान, उठ जाओ! जहान ने अचानक से पूछा, शिनियो कहाँ पर है? ईबो ने पूछा, कौन शिनियो? जहान ने कहा, हमारा बेटा। ईबो ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, हम अभी तो शादी कर रहे हैं, तुम्हें बस हाँ कहना है। पर जहान ने कहा, तुम सच नहीं हो सकते। वो अपना सर पकड़कर चिल्लाने लगा, तुम में से कोई भी सच नहीं है, ये सब सच नहीं है। ईबो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने जहान का चेहरा अपनी हथेली में लेते हुए कहा, जहान का, आपको क्या हुआ है? हम सब तो यहाँ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, मैं हूँ, बस आपको हाँ ही तो कहना है। पर जहान चिल्लाता ही रहा, तुम ईबो नहीं हो, कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? जहान वहाँ से भागने लगा। उसे उस दुनिया का अंतिम छोर दिखाई दे रहा था। ईबो भी उसके पीछे भागता हुआ बोला, पर मैं ईबो हूँ, आपका ईबो जानका। ये मेरी दुनिया है, इसमें सब कुछ है जानका। आप यहीं रुक जाओ मेरे पास। इस दुनिया में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कितना खूबसूरत है, बस आपको हाँ ही तो कहना है। नहीं, जहान चिल्लाया। उसने देखा अब ईबो का चेहरा फटने लगा था, जैसे कि उसने कोई मास्क पहना हो। जहान ने कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं अपनी असली दुनिया में लौटना चाहता हूँ। पर ईबो अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। उसकी आवाज़ बदल गई थी। उसने फिर भी जहान को विनती करते हुए कहा, पर जहान का, मैं आपका ईबो हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस आपको अपने पास चाहता हूँ, मैं आपके लिए बहुत बेहतर दुनिया बनाऊँगा। पर जहान ने उसे गले से पकड़ लिया। उसका गला दबाते हुए जहान ज़ोर से चिल्लाया, नहीं, तुम एक ड्रीम डेमन हो जो मुझे अपनी दुनिया में कैद करना चाहता है, पर मैं अपनी असली दुनिया में वापस लौटना चाहता हूँ। अगर तुमने अभी के अभी मुझे आज़ाद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगा। अब जहान भी बिल्कुल एक डेमन की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। उसकी शरीर की नसें बाहर तक दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मृत्यु का दूसरा नाम है। मुझे जाने दो, ड्रीम डेमन चिल्लाया। जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, पर जहान जोर से चिल्लाया, मैं बस 3 तक गिनूंगा, 1, 2, ठीक है, ड्रीम डेमन चिल्लाया। अचानक से जहान के आसपास का सब कुछ बवंडर बन के एक बिंदु में समाया और गायब हो गया। जहान ने आंखें खोली तो ईबो का वही खून से सना चेहरा उसके सामने था। ईबो जोर से चिल्लाया, जहान, आप जग गए, कौन ऐसे बीच लड़ाई में सोता है? उसके चेहरे पर सूखा हुआ खून था और चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था, जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हो। जहान ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। उसने पूछा, ईबो, बच्चे कहाँ पर है? ईबो ने कहा, मैंने उन्हें सिंचन के साथ घर भेज दिया है, पर मुझे पहले ये बताओ, आप ऐसे अचानक से नीचे कैसे गिर गए? जहान ने अपनी अकड़ी हुई नेक को मसाज करते हुए कहा, ड्रीम डेमन, वो मुझे मेरी सबसे पसंदीदा जगह पर ले गया था। ईबो कुछ देर के लिए चुप रह गया, फिर कहा, फिर आप वहाँ से बाहर कैसे आए? अगर वो आपकी सबसे पसंदीदा जगह थी तो? जहान ने ईबो के गालों को हाथ लगाते हुए कहा, बॉबोई, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुमसे अलग मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। फिर वो चकल करते हुए बोला, मानना पड़ेगा, उस दुनिया का ईबो हूबहू तुम्हारी तरह एक्टिंग कर रहा था। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने शक की निगाह से जहान को देखते हुए कहा, घर चलो, फिर आपको मुझे डिटेल में सब कुछ बताना है, वहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर वो जहान के नाक पर किस करते हुए बोला, ताकि हम उसे बाद में प्रैक्टिस कर सके। तभी शुयांग चिल्लाया, गाइस, बंद करो यार, हम लड़ाई के बीच में है, तुम दोनों को वक्त और जगह का भी लिहाज नहीं है, मैं तो तंग आ चुका हूँ। शुयांग ने अपने साथ लाए हुए इंसान को जोर से किक की। उसने कहा, हम इसके साथ क्या करें, इसने भी काले कपड़े पहने हुए हैं, क्या मैं इसे मार दूँ? शुयांग उसकी गर्दन पर पैर रखते हुए बोला। शुयांग ने बालों से खींचकर उस आदमी का चेहरा ऊपर उठाया। तभी जहान ने उस पर्सन को देखकर पहचान लिया। उसने कहा, वेल, तुम्हें नहीं लगता
ये यंग मास्टर जिन है। आज के लिए बस इतना। ईबो तुरंत नीचे झुककर उस आदमी को गौर से देखने लगता है, क्योंकि इसी आदमी ने उसका सीना चीर दिया था। ईबो के अचानक पास आने से मास्टर जिन डर तो जाता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता था, क्योंकि शुयांग ने बहुत ही बुरी तरह से उसका पैर काट खाया था। अब वहाँ पर सिर्फ हड्डी दिख रही थी और कुछ लटकते हुए मांस के टुकड़े। जान ने शुयांग की तरफ देखा तो शुयांग ने कहा, सॉरी, वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर इसे काबू करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। जान समझ गया था शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, साथ ही ईबो को भी। ईबो ट्रैकर का मास्क निकालते हुए बोला, ये तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। वेल, ये यानली जे के पति जिन झुशुआन का सौतेला भाई जिन झुशुन है, जिन गुआंगशांग की एक और नाजायज़ औलाद। जहान ने ईबो को बताया, फिर शुयांग की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, वेल, मैं तो हमेशा सोचता था कि इस तरह के गंदे काम करते हुए इसे इतना वक्त मिलता था इतने सारे बच्चे पैदा करने के लिए। तभी जिन झुशुन चिल्लाया, मुझे मार डालो शाहजहान, दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे बॉय टॉय को मारा ना, तो अब तुम भी मुझे मार डालो। पर तभी शुयांग ने उसके पिछवाड़े पर पैर रखा। जिन जिशुन जोर से चिल्लाया। शुयांग ने कहा, जिशुन, तुम्हें नहीं लगता मौत एक बहुत आसान काम है? शाहजहान ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें शुयांग के हवाले कर दूँ, उसे तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मज़ा आएगा। फिर जहान ने अपनी बाजू से कुछ अंधे की धूल झाड़ते हुए कहा, अगर तुम जल्दी से बकना शुरू करो तो शायद मैं शुयांग से कहकर तुम्हारी मौत थोड़ी किफ़ायती और जल्दी करवा दूंगा। शुयांग ने कहा, बिल्कुल मत बात करना, मेरे पास तुम्हें मारने के लिए हजारों तरीके हैं। तुम तुम मुझसे भीख मांगने लगोगे मौत के लिए। शुयांग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। जिन जिशुन ने तो अपनी पैंट ही गीली कर दी। उसे पहली बार शुयांग का इतनी बुरी तरह से अनुभव हो रहा था। फिर उसके असली दानव अवतार को देखकर किसी की फटकर हाथ में ना आ जाए तो नाम बदल देना। जिशुन बुरी तरह से कांप रहा था। घसीटता हुआ वो शाहजहान की तरफ बढ़ने लगा। उसे भीख मांगने लगा कि वो सब कुछ बताएगा, बस उसे शुयांग के हवाले ना कर दे। जहान अपने कुत्ते की डोरी कस ले। शाहजहां ने शुयांग को पीछे हटने का इशारा किया। फिर वो नीचे झुककर जिशुआन के लेवल पर आता हुआ बोला, सबसे पहली बात, शुयांग मेरा कुत्ता नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और हमराज है, जिस पर मैं अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। अगर तुमने गलती से भी उसे गुस्सा दिलाया ना, तो ये भूल जाओ कि वो मेरी बात सुनकर रुकेगा, और अगर एक बार उसकी सटक गई ना, तो तुम्हें कौन बचाएगा। जिन जिशुन का मुंह बंद हो गया। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस वो बौखलाकर हाँ में सर हिलाया जा रहा था। जहान ने कहा, पकना शुरू करो। जिन जिशुन ने कहा, यह सब जिन गुआंगशांग ने किया है। उसे जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, उसने जनरल ली को ढूंढा और उसे मिल को रीओपन करने के लिए तैयार किया। जहान ने कहा, जनरल ली, जिसने मेरे फादर को मार डाला, पर क्यों? अब जिन जिशुन पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अभी तक समझ में नहीं आया। एक टीनेजर से ज़्यादा बच्चों को हैंडल करना आसान होता है। जनरल ली के लिए तुम्हारे बच्चों को हैंडल करना बहुत आसान था। जिन जोशन के मुंह से खून निकलने लगा था। उसने हंसते हुए कहा, ओह, बाय द वे, तुम्हारे फादर ने हाय कहा है। इतना सुनते ही शाहजहां ने तुरंत जिन जोशन का सर जमीन पर पटक दिया। तुम्हें मेरे पिता के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जहान चिल्लाया। तो जिन जोशन हंसने लगा। उसने कहा, कभी कभी तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, तुम इतने मासूम कैसे हो सकते हो शाहजहां। तुम्हें क्या लगता है जनरल ली एक साधारण सा इंसान तुम्हारे पिता के बिना ये प्रोग्राम चला पाता? वो तुम्हारे पिता थे जिन्होंने सबसे पहले बच्चों को किडनैप करने का आइडिया दिया था। क्या? ईबो चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो? जहान चिल्लाया। तुम्हें सच में नहीं पता? जिनजुशन की अब हालत खराब होने लगी थी। शाहजहां ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जिनजुशन ने कहा, वो तुम्हारे फादर थे जिन्होंने मुझे तुम्हारे बच्चों के बारे में बताया, तुम्हारे इस बॉय टॉय के बारे में बताया, और ये भी बताया कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। साथ ही इसमें तुम्हारा प्योर ब्लड इंजेक्ट करने के लिए कहा। वो तो बहुत बकवास कर रहे थे
कि खून ही किसी चीज़ की चाबी है। मैं तो तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे डैड का खून इंजेक्ट करने वाला था, पर तभी तुम बीच में आ गए। शाहजहान एक बहुत प्यारा और मासूम इंसान था। कम से कम वो हर वक्त समझदारी से काम लेने की कोशिश तो करता था, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ही कुछ अब भी हो रहा था। सबसे पहले ईबो को पता चला कि जहान अपना कंट्रोल खो रहा है, क्योंकि उसके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे और तेज़ी से जिनजुशन की तरफ बढ़ रहे थे। ईबो ने तुरंत जहान के कंधे पर हाथ रखा, पर उसे महसूस हुआ कि उसे कोई जहान के अंदर खींच रहा है। चौंक कर ईबो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, जहान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे एब्जॉर्ब करना चाहिए। उसका स्वाद बहुत घटिया होगा और उसके अंदर कोई शक्तियाँ भी नहीं है। प्लीज़ रुक जाओ। पर ऐसा लग रहा था जहान तक ईबो की बातें पहुंच ही नहीं रही थी। उसका पूरा ध्यान जिनजुशन पर था, जो ज़मीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। जहान अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था, पर उसके बाल आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद उसके बालों के गुच्छे में से बस 2 बाल आगे बढ़े और जिनजुशन के कान में घुस गए। जिनजुशन बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गया। जहान होश में आ चुका था। उसने कहा, चलो यहाँ से, और इसे यहीं रहने दो। जहान के बालों का रंग फिर से नॉर्मल हो चुका था। उसने मुड़कर ईबो की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, बाओ भाई। ईबो ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जैसे वो उसे बताना चाहता हो कि वो उस पर कितना भरोसा करता है, कितना प्यार करता है। थैंक यू, ईबो बोला। शुयांग ने हैरान होकर कहा, क्या अभी अभी तुमने इस बास्टर को लैबोटोमाइज किया? लैबोटोमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिमाग में होल किया जाता है, जिससे इंसान का दिमाग टेम्पररी या फिर परमानेंट काम करना बंद कर देता है। आपको क्योंकि का सलमान खान तो याद होगा। शुयांग ने जिनजुशन को लात मारकर चेक किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहान ने कहा, मैं तो बस उसका दिमाग पढ़ना चाहता था, बाकी सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। उसने कंधे उड़ाकर ईबो को करीब खींच लिया और कहा, भाई चलो घर चलते हैं। शुयांग ने स्माइल करते हुए कहा, इसे कहते हैं सीवेज पिस्ट। सीन शिफ्ट होता है। सभी लोग मैंशन में थे, पर पूरे वक्त जहान के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, उसके फादर का खून ही चाबी है। ये चाबी किस चीज़ की हो सकती है? ईबो ने कहा, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस सब के पीछे जिन गुआंगशांग का हाथ है, लेकिन वो अकेला इसके काबिल नहीं है। हाँ, पर सब में इन्वॉल्व ज़रूर है। एक इंसान में आखिर कितनी भूख हो सकती है? वो आखिर चाहता क्या था? पूरे दुनिया पर राज करना? यही बात जहान भी तो सोच रहा था, बस ईबो ने खुलकर कह दी। ईबो चेयर पर बैठे बैठे घूम रहा था, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जो मुंह में आए वो बकवास किए जा रहा था। साथ में ये भी सोच रहा था कि उस गधे जिनजुशन ने आखिर कहा क्या। तभी उसे कुछ क्लिक हुआ। ईबो जोर से चिल्लाया, गा, वो बुक। जहान को 1 और मिनट लगा ये समझने में कि वो कौन से बुक की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स, उसके पैरानाइड फादर इतने इम्पोर्टेंट बुक को ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई पासवर्ड तो रखा होगा, और वो पासवर्ड था उनका खुद का खून, जो अब ईबो के अंदर है। क्योंकि ईबो में जहान का मॉडिफाइड ब्लड नहीं, उसके फादर का प्योर ब्लड इंजेक्ट किया गया था। ये सब बहुत बकवास है, जहान चिल्लाया और दौड़कर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। ये तो बहुत एक्साइटिंग है, दूसरी तरफ ईबो चिल्ला रहा था। ये सब करके उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था, जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो और अभी अभी उसने बहुत इंपॉर्टेंट गुत्थी सुलझाई हो। दोनों ने तुरंत वो बुक निकाली। जहान ने उसे ओपन किया और ईबो की तरफ देखा। ईबो ने उसके इशारे को समझते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर एक डैगर लेकर अपनी छोटी उंगली में छेद किया और कुछ खून की बूंदें उस बुक पर गिराई। उस बुक पर तुरंत इफेक्ट हुआ। ऐसा लग रहा था वो बूंदें पूरे बुक में फैल रही है, जिनमें अब अक्षर उभर कर दिखने लगे थे। जहान ने कहा, ये बुक खून से लिखी गई है। ईबो ने पूछा, पर ये बात अजीब नहीं लगती? मतलब आप उनके बेटे हो, मतलब आप में भी उन्हीं का खून होगा ना? फिर उन्हें खुद का ही खून पासवर्ड रखने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मेरे खून के साथ मिलकर वो इम्प्योर नहीं हुआ। जहान ने कहा, बाबा भाई, हम ज़रूर इसके बारे में भी पता लगाएंगे। अब दोनों बुक पढ़ने लगे, जिसमें पहली एंट्री
15 फरवरी 1990 की थी। जहान के फादर ने लिखा था कि उन्होंने एक बहुत ही खास लड़की को देखा जिसे पहली नज़र देखते ही उन्हें समझ आ गया कि उसकी जीन्स बहुत पावरफुल है जो उनके बेटे को जन्म दे सकती है। अगली एंट्री थी 18 जून 1990 की। उसमें लिखा था कि वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। उसके बाद की एंट्री थी 5 अक्टूबर 1991 की। उन्होंने लिखा था, शाहजहान का जन्म हो चुका है और ये बहुत प्यारा बच्चा है। मैं उसके अंदर अपनी पावर्स फील कर सकता हूँ। अब मुझे इसे छुपा कर रखना पड़ेगा ताकि कोई इसे कभी ना ढूंढ सके। अब शाहजहान ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे क्योंकि एक तो उनके पास समय कम था और दूसरा आगे की बातें काफ़ी इंटीमेट लग रही थी। इबो ने जहान को रोकना चाहा। ऐसा लग रहा था वो सब कुछ पढ़ना चाहता है, पर जहान ने कहा, भाई पहले हम काम की बात करें, इसे बाद में पढ़ लेना। उसके बाद की एंट्री थी 20 नवंबर 2009 की। जहान के फादर ने लिखा था, आज मैंने जनरल ली की जान बचाई। मैं जानता हूँ वो इंसान इतना भी बेहतर नहीं है, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं और कर भी क्या सकता था। और लगभग आखिरी एंट्री थी 5 अगस्त 2010 की, जिसमें जहान के फादर ने लिखा था, जनरल ली को सब कुछ पता चल चुका है और अब वो मुझे अपने साथ काम करने के लिए फोर्स कर रहा है। गॉड प्लीज़ मेरे परिवार का ख्याल रखना। आगे कुछ भी नहीं लिखा था। जहान ने साय करते हुए डायरी बंद की। इस डायरी में तो कुछ भी खास नहीं लिखा था, फिर उसे इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की क्या ज़रूरत थी। जहान अपना सर पकड़कर सोचने लगा। इबो ने कहा, जहानगा देखो, आखिरी पन्ने पर कुछ तो उकेरा हुआ है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इबो जहान को डायरी दिखाता हुआ बोला, क्या आप इसे पढ़ सकते हो? जहान ने वो बुक हाथ में ली। उसे गौर से देखता हुआ बोला, मैं तो नहीं पढ़ सकता, पर मैं जानता हूँ कौन पढ़ सकता है। सीन शिफ्ट होता है। पेनिंग कह रहा था, ये तो नुलन लैंग्वेज है। सब लोग पेनिंग के पास पहुँच चुके थे जो बच्चों के साथ खेल रहा था। हमने सही समझा, पर इसमें लिखा क्या है? जहान ने पूछा। ये तो बस हमारे यहाँ की एक कहावत है जिसका मतलब है कम और ज़्यादा, बस दोगले आदमी से बचकर रहना। निंग कंफ्यूज होकर बोला। जहान ने कहा, दोगला आदमी मतलब जासूस? क्या उनके बीच कोई जासूस है? सभी शांत थे। उस डायरी में उकेरे हुए उन शब्दों के बारे में बार बार सोच रहे थे। ये ज़रूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वरना इसे जहान के फादर अपनी लैंग्वेज में क्यों लिखते? जहान को परेशान देखकर इबो ने उसकी पीठ को टच करते हुए पूछा, ग आप ठीक हो ना? इस छोटी सी बात ने जहान को एहसास दिलाया कि अब वो अकेला नहीं है। उसका सोलमेट उसके साथ है, उसके दोस्त उसके साथ है। तभी अचानक से सोंगलान ने अपना हथियार निकाला और एक कोने की तरफ फेंक कर मारा। सब लोग चौंक गए। शुयांग बहुत तेज निकला। उसने भी उसी कॉर्नर में और 2 खंजर फेंक कर मारे। कुछ पल खामोशी में बीत गए। फिर उस कॉर्नर से हंसने की आवाज़ आने लगी और हल्की हल्की तालियों की भी। उस कॉर्नर से आवाज़ आई, ब्रावो, तुम लोग तो सच में बहुत अच्छे निकले, जैसा उन्होंने कहा था। तभी उस कोने में अंधेरे से एक काली आकृति उभर कर दिखने लगी। जनरल ली, शाहजहान बोला। जहान की आवाज़ सुनकर इबो चौंक गया क्योंकि उसने जहान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। तो अब तुमने एक और पावर पा ली? जहान ने पूछा, पर उसे जवाब देने के बजाय जनरल ली ने कहा, शाहजहान, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। जहान ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? बिना मतलब के तो तुम ऐसे नहीं घूमते। जनरल ली ने कहा, शाहजहान शाहजहान, इन सब में तुम सबसे ज़्यादा तेज थे। जनरल ली चकल करता हुआ धीरे धीरे जहान के करीब आया। सोंगलान अभी भी हाई अलर्ट मोड में था। वो गुर्राया तो जहान ने कहा, कोई बात नहीं सोंगलान, सिंगचेन से कहकर बच्चों का ख्याल रखना, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। कुछ देर तक सोंगलान चुप रहा, फिर जहान की बात मानकर वहाँ से चला गया सिंगचेन और बच्चों को देखने के लिए। जहान ने कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो, समय बीत रहा है। जनरल ली ने कहा, शाहजहान, मैं हमेशा सोचता था जब तुम मिल्स में थे तब तुम्हारे फादर ने तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें भागने में मदद की, क्योंकि मैं तुम्हें फे के साथ ब्रीड करना चाहता था।
ईबो हैरान हो चुका था। शाहजहान और फेई, कितनी घटिया बात है ये। पर जहान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जनरल ली ने कहा, पर देखो, तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या मिल गई। तुमने तो 2 बच्चे पैदा कर दिए। ज़रा सोच कर देखो, उन क्रीचर से मैं क्या कुछ नहीं पैदा कर सकता, और अगर उन्हें फेई के साथ ब्रीड किया जाए तो। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है शाहजहान। जनरल ली मुस्कुरा रहा था, पर अचानक से वो फीकी पड़ गई, जैसे कोई और भी उसके अंदर मौजूद हो। ये बस एक पल भर के लिए था, लेकिन ईबो ने इसे बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया था। ईबो तुरंत जहान के हाथ को पकड़ता हुआ बोला, ग आपने वो देखा। जहान ने भी ये नोटिस किया था, लेकिन वो इतना दंग रह चुका था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। ईबो वेनिंग की तरफ मुड़ा। उसने कहा, कैसा हो सकता है कि राजा किसी विक्टिम को एब्जॉर्ब कर ले, जिसके बाद उस विक्टिम की पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो राजा पर हावी हो जाए। ईबो की बात सुनकर निंग भी सुन पड़ गए। निंग ने कहा, यही तो हमारे राज्य में हुआ था। उसने शाहजहान की तरफ मुड़कर कहा, आपके ग्रैंडफादर किंग शाओफई, उन्होंने एक जासूस को एब्जॉर्ब कर लिया था, पर उसके बाद उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के बजाय उसे ख़त्म कर दिया। इसीलिए तो आपके पिता को धरती की तरफ भागना पड़ा। जहान ने कहा, थैंक्स निंग, तुम बच्चों के पास जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। अब जहान का चेहरा फिर से एक बार सख्त बन चुका था। उसकी जो मुट्ठी ईबो के हाथ को पकड़ी हुई थी, वो भी कस गई थी। निंग जहान को बो करके वहाँ से चला गया। उसे पता था सिंगचेन और सोंगलान बच्चों की सुरक्षा के लिए काफ़ी है, लेकिन राजा ने जो कहा वो कहा। निंग उसके खिलाफ नहीं जा सकता। निंग के जाने के बाद जहान ईबो की तरफ मुड़ा। उसने कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे ये करना पड़ेगा। ईबो ने बस हाँ में सर हिलाया। शुयांग, इसे प्रोटेक्ट करो, जहान ने कहा। वो तुरंत जनरल ली की तरफ मुड़ा और अपने कर्व नाइफ को जनरल ली के गले में घुसा दिया। जनरल ली चीखा, शाहजहान, मुझे नहीं लगा था तुम इतने बेवकूफ़ हो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपने फादर से कभी नहीं मिल पाओगे। पर जहान ने जनरल ली के गले पर वो नाइफ और भी ज़ोर से दबाया। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? जहान बोला। जनरल ली ने शक्ल करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता शाहजहान। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ज़रा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे बच्चे हैं और साथ में एक लवर भी है। बहुत बड़ी मछली फंसाई है तुमने, वांग कंपनी का वारिस। तुम इसके साथ और बच्चे पैदा कर सकते हो। बस ये सब मुझे दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता लौटाऊंगा। जहान ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पिता भी यही चाहते होंगे कि उनके बदले मैं उनके पोता पोती की बलि दूँ? पर शाहजहान, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जनरल ली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो फ्लक्चुएट हो रही थी। इसे जहान, ईबो और शुयांग तीनों हाई अलर्ट मोड में आ गए। उन्होंने कमरे में मौजूद अकेले पराये इंसान की तरफ देखा। जनरल ली का चेहरा बदलने लगा और उस व्यक्ति में तब्दील हो गया जिसकी यादों ने आज तक जहान का पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे कि जनरल ली से अपेक्षा थी, उसने शाहजहान के पिता को आज़ाद किया था। उन्हें उभर कर वो जहान के सामने लेकर आया था। ये नया चेहरा जहान से जानी पहचानी आवाज़ में बात करने लगा। जहान की बचपन की यादें और भी उभर कर आने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, जहान, ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता, मुझे माफ़ कर दो। मैं जहान जानता था ये उसके पिता का ही शरीर है। इसी वजह से तो जनरल ली जैसे एक आम इंसान में इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो जहान का मुकाबला कर रहा था। जहान जानता था सामने उसका दुश्मन खड़ा है जो अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अपने पिता को सामने देखकर आज भी वो अपने भावनाओं पर काबू न कर सका। पर अगले ही पल जहान का चेहरा फिर से एक बार सख्त हो गया। उसने कहा, फादर, अगर ये आप ही हो तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। जहान ने उस नाइफ पर अपनी पकड़ और भी कस ली, पर वो उसे और खौंप नहीं पा रहा था। तभी जहान के फादर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पिता उसकी कश्मकश समझ गए। उन्होंने जहान के हाथ पर हाथ रखते हुए उसे ज़ोर से अंदर प्रेस किया। उसके पिता ने कहा, जहान, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये कोई अंत नहीं है। मैं आफ्टर लाइफ में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तब तक मेरे पोता पोती का और सबका ख्याल रखना।
जहान के पिता मुस्कुराए, बिल्कुल जहान की तरह। वो मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी, लेकिन तुरंत वो दुख में बदल गई। हर तरफ उनका खून फैलने लगा। शुयांग और ईबो तुरंत जहान के करीब आ गए। जहान ने अपने गिरते हुए पिता को अपनी गोद में ले लिया। न तो वो कुछ बोला, न ही कोई और। अगले दिन उनका फ्यूनरल रखा गया, जिसमें सिर्फ ईबो और जहान शामिल हुए थे। जहान तो अकेला ही चला गया था, पर ईबो को उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने शुयांग को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह दिया और वो भी जहान के पीछे पीछे चला गया। जब जहान के पिता को जलाया जा रहा था, ईबो ने जहान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसे वो स्ट्रेंथ थी जो अभी उसे चाहिए थी। जहान सोच रहा था, क्या ये अंत है सारी परेशानियों, दुख दर्द का, या बस एक छलावा है? तभी ईबो बोला, ग तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे फादर ने जानबूझकर ये सब किया? जहान भी इसी बारे में सोच रहा था, पर वो किसी तर्क पर नहीं पहुंचा। उसने कहा, पता नहीं बाबूई, और मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वो दोनों वहाँ से जहान के फादर का अस्थि कलश लेकर निकले। तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुक गई, जिसमें से कोई जानी पहचानी व्यक्ति बाहर आई। वो सिचेन था, जिसने सबसे पहले उन दोनों को बहुत टाइटली हक किया। ईबो ने कहा, ग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस फ्यूनरल के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था, तो फिर सिचेन अचानक से यहाँ कैसे आ गया? ईबो सोचने लगा। सिचेन ने कहा, ईबो, जान, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। सिचेन उन दोनों को अपनी लिमोजिन में ले गया। उसने दरवाजे बंद कर दिए और सिक्योरिटी स्क्रीन शुरू कर दी। उसने कहा, सबसे पहले जो भी तुम्हारे फादर के साथ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ शाहजहान। मैं ये सब पहले से जानता था। ये भी जानता था कि ये कुछ ऐसा ही होगा। मैंने बहुत सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है वो तो होकर ही रहता है। जहान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो सिचेन? क्या तुम्हें सब कुछ पता था? तुम तो मेरे फादर को जानते तक नहीं थे। सिचेन ने कहा, वेल शाहजहान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं तुम्हारे फादर और जनरल ली दोनों को जानता था। इनफैक्ट अभी तक मैंने ही जनरल ली को बंद करके रखा था। शाहजहान का दिमाग तो शॉर्ट सर्किट कर गया। मतलब उसने ये कभी नहीं सोचा था इतने सारे लोगों में वो सिचेन होगा जिसने जनरल ली को पकड़ कर रखा था। अच्छे या बुरे इरादे के लिए पता नहीं। सिचेन बताने लगा, तुम्हें पता है ना, मैं और जिन गुआंगशांग किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट था सुपर सोल्जर्स बनाने का, जो जिन गुआंगशा और जनरल ली कर रहे थे। पर जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई, तब मुझे उन दोनों के इरादों पर शक हुआ। इसलिए मैंने उनके बीच में अपने कुछ जासूस लगा दिए। तब जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर और जनरल ली मर्ज हो चुके हैं। उन दोनों के मिलने से जो चीज़ बन गई वो तो तुम देख ही सकते हो। इसलिए जब तुम वहाँ से निकल गए, मैंने तुरंत जनरल ली को पकड़ लिया और उसे सबसे सुरक्षित जगह पर कैद करके रखा, जितना भी मेरी समझ के हिसाब से था। इसलिए जब मैंने उनसे ये सुना कि वो दोनों वहाँ से भाग चुके हैं, तब मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। और हाँ, ये वही दिन था जब तुम इस शहर में वापस आ चुके थे। ईबो, जो इतनी देर तक चुपचाप बैठा था, उसने तुरंत सिचेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसका मतलब तुम पहले से इस सब के बारे में जानते थे? सिचेन ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें झुका ली। ईबो ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा गा, आप इस तरह का गलत बिजनेस करते हो। क्या आप भी दुनिया को जीतना चाहते हो, या लगभग जीत चुके हो? क्या ये सब लोग जानते हैं? सिचेन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है ईबो, मैं कुछ नहीं जीतना चाहता। मैं तो बस अपने परिवार को बचा रहा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सिचेन अपने हाथ उठाते हुए बोला, मैं अभी अभी जिन गुआंगशांग को धमका कर आया हूँ और साथ ही पूरे सुपर सोल्जर प्रोग्राम को भी मिटा कर आया हूँ। उसके सारे एविडेंस तक ख़त्म कर दिए हैं और मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए ही निकला था। तभी ये सब हो गया। सिचेन ने अब जहान की तरफ देखा, जो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। सिचेन ने कहा, शाहजहान, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और जिन गुआंगशांग के झगड़े के बीच में मैं तुम्हें घसीट लाऊं। पर देखो, अंत में सब कुछ तुम तक आकर ही ख़त्म हुआ। जहान अभी भी अपने ख्यालों में था। जहान ने संभलने के लिए काफ़ी वक्त लिया, फिर सिचेन की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था उसे अभी भी सिचेन पर भरोसा है।
उसने सिचेन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। सिचेन, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो उसके हाथ पर थपथपाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम वही करोगे जो तुम्हारी समझ में सबसे बेस्ट होगा, पर नेक्स्ट टाइम नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मैं नहीं चाहता दोबारा कभी हम इस वक्त से गुजरे, पर दोबारा कभी अगर तुम ऐसी किसी हालत में हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार बात ज़रूर कर लेना। ईवो ने कहा, भरोसा रखिएगा, जब तक मैं हूँ दोबारा कभी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ईवो सिचेन की तरफ देखकर घूर कर बोला। सिचेन ने ईवो के हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, वादा करता हूँ ईवो। उसने ईवो के बालों में हाथ फिराया। ईवो ने कहा, हे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सिचेन की हंसी छूट गई। जहान और ईवो को सच बताने से उसे अब बहुत हल्का लगने लगा था। सिचेन ने कहा, मेरा हानगा के घर पर पार्टी करने का इरादा है, क्या तुम दोनों भी ज्वाइन करना चाहोगे? ईवो और जहान एक साथ चिल्लाए, हेल यस! मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे 6 साल का वक्त बीत जाता है। फेई अब 16 साल की हो चुकी थी। पिछले 6 सालों से पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रह रहा था, पर फेई ने तभी से अपने दोनों छोटे भाई बहनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया था। छोटे शनियों ने हैकिंग में अपना जलवा दिखाया था। वो स्वभाव का बड़ा ही शांत था, पर यह 11 साल का बच्चा बिल्कुल डेविल बन जाता था जब भी उसके बहनों की बात आती थी। उसके रहते कोई उनकी तरफ आंख उठाकर तो देखे। उसने सोंगलान के साथ प्रैक्टिस करके उसके सारे स्किल्स अपना लिए थे। वो हर तरह का वेपन चला सकता था। इधर फेई ने किचन को अपना लिया था। सिंचन के साथ मिलकर वो तरह तरह के पकवान बनाया करती थी, उनमें एक्सपेरिमेंट किया करती थी। छोटी यिंग्यू मॉडल बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती और टैलेंट का हर कोई दीवाना था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। और वो इतनी परफेक्ट थी कि चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो उसके नाखून तक को आंच नहीं आने देती थी। लेकिन उसे साइंटिस्ट बनना था। उसे केमिकल्स में बहुत इंटरेस्ट था और एक्सपेरिमेंट्स तो उसकी जान थे। ज़रा सोच कर तो देखो, बस खाली पॉइजन से उसने पूरी शेल्फ भर कर रखी थी। तो इस तरह से नलन किंग शाहजहान और उसके बाबई कॉन्सर्ट ईवो का होम स्वीट होम था। यहाँ पर होती है हमारी ये कहानी ख़त्म। अब आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो ये मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।